कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपकी अदालतें हैं, कुछ एनजीओ हैं या संस्थान हैं, ये हमारे देश की जो जेल की व्यवस्था है और जेल में रहने वाले कैदियों की जो हालत है उसको लेकर चिंता जताते रहे हैं। और आप देखिए, भारतीय कारागार व्यवस्था में परिवर्तन की बात भी होती रही है। भारतीय कारागार व्यवस्था प्रणालीगत विफलताओं का एक स्पष्ट प्रमाण है और जिसमें लगातार भीड़ भाड़, कहते हैं कि जितनी क्षमता नहीं है उससे ज्यादा आप देखते हैं कि उसमें भर दिए जाते हैं कैदी। मानव अधिकारों का उल्लंघन और मौलिक कैदी कल्याण की निरंतर उपेक्षा शामिल है। 1990 के दशक से कई न्यायिक हस्तक्षेपों और नीतिगत सिफारिशों के बावजूद कारागारों यानी कि जेल की स्थिति भयावह बनी हुई है और जहां सुविधाएं अपनी इच्छित क्षमता से कहीं अधिक संचालित हो रही हैं और प्रणालीगत विफलता विशेष रूप से कमजोर आबादी जैसे कि दिव्यांग कैदी, जिन्हें अत्यधिक हाशिए पर रखा जाता है और बुनियादी मानवीय सम्मान से वंचित किया जाता है और साथ होने वाले इनके व्यवहार में स्पष्ट जिस पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता भी बताई जाती है। कई बार यहाँ भी जेलों में भी जातिवाद चलता है, आप देखेंगे, और जातियों के साथ भेदभाव किया जाता है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने देखा होगा, उस पर चिंता जताई थी। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं कि भारत में कारागारों का विनियमन किस प्रकार किया जाता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। भारत में जेल सुधार का इतिहास क्या है उसे भी हम लोग देखेंगे। भारत में जेलों से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं उन्हें भी हम लोग जानेंगे और जेल सुधार से संबंधित प्रमुख न्यायिक घोषणाएं क्या क्या हैं उन पर भी बात करेंगे। भारत की जेल प्रणाली में सुधार के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जा सकती है उसे भी देखेंगे। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उससे का सिलेबस पैटर्न, पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखा करिएगा, चाहे सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो। भारत में कारागारों का विनियमन किस प्रकार होता है, तो इसमें संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 21 को पढ़िए, मौलिक अधिकार की बात हो रही है, संविधान के भाग 3 की। या कैदियों को यातना और अमानवीय व्यवहार से बचाता है या कैदियों के लिए समय पर सुनवाई भी सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 22, गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए और उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने तथा बचाव कराने का अधिकार है। अनुच्छेद 39 ये कहता है कि कानूनी प्रतिनिधित्व का खर्च वहन करने में असमर्थ लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है। अगर हम लोग कानूनी ढांचा की बात करें तो कारागार अधिनियम 1894, ब्रिटिश शासन के दौरान अधिनियमित कारागार अधिनियम भारत में जेल प्रबंधन के लिए आधारभूत कानूनी ढांचा, आप देखते हैं कि कानूनी ढांचे के रूप में कार्य करता है। यह कैदियों की हिरासत और अनुशासन पर केंद्रित है, लेकिन इसमें पुनर्वास तथा सुधार के प्रावधानों का अभाव है। कैदियों की पहचान अधिनियम 1920, यह कानून कैदियों की पहचान प्रक्रिया और बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह को नियंत्रित करता है। कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम 1950, यह विभिन्न राज्यों और अधिकार क्षेत्रों के बीच कैदियों के स्थानांतरण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। निरीक्षण तंत्र, तो न्यायिक निगरानी, भारतीय न्यायपालिका जनहित याचिकाओं पीएलआई और कैदियों के अधिकारों से संबंधित विशिष्ट मामलों के माध्यम से जेल की स्थितियों की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी हिरासत के लिए सख्त प्रोटोकॉल का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देश में राज्यों द्वारा मानवाधिकार मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल भी दिया गया है। संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ढांचे, कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और सम्मेलन कैदियों के उपचार तथा यातना की रोकथाम के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करते हैं और जिनमें शामिल है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948, यातना से सुरक्षा पर घोषणा 1975, यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या फिर अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ कन्वेंशन 1984, यानी कि कैदियों के भी अधिकार हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है। भारत में जेल सुधार का इतिहास क्या रहा है, स्वतंत्रता पूर्व काल की बात हो रही है, आजादी के पहले की बात हो रही है। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए थे ना। 15 अगस्त को आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हर साल आजादी का दिन मनाते हैं। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय जेल ने अपनी कठोर परिस्थितियों के लिए कुख्यात थी, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी कठोर दंड के माध्यम से कारावास को निवारण के रूप में प्रयोग करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में अपनी मांगों में जेल सुधार को भारतीय दंड संहिता के एक भाग के रूप में शामिल किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। इसके अध्यक्ष पहले कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, भीमेश चंद्र बनर्जी।
स्वतंत्रता के उपरांत युग तो 1952 में अखिल भारतीय जेल मैनुअल समिति की स्थापना की गई और जिसमें कैदियों के वर्गीकरण, चिकित्सा देखभाल के प्रावधान और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सिफारिश की गई। और इसने कैदियों के पुनर्वास में सहायता के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं और मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति का भी सुझाव दिया। 1980 में सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले ने भारतीय कारागारों की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा कैदियों के लिए मानवीय व्यवहार, चिकित्सा देखभाल और कानूनी सहायता तक पहुंच के लिए दिशा निर्देश भी निर्धारित किए। हाल के वर्ष में 21वीं सदी में सरकार ने जेल सुधार में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2016 में मॉडल जेल मैनुअल को जेल प्रबंधन को मानकीकृत करने के लिए पेश किया गया, जिसमें कैदियों के वर्गीकरण, चिकित्सा देखभाल, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्ष 2018 में जेल के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और राज्य स्तरीय सुधारों का समर्थन करने के लिए जेल विकास निधि शुरू की गई। आदर्श कारागार अधिनियम 2023 उच्च सुरक्षा और खुली जेलों के प्रबंधन, कानूनी सहायता, पैरोल अच्छे आचरण प्रोत्साहन के माध्यम से कैदियों का कल्याण सुनिश्चित करने तथा पारदर्शी जेल प्रशासन एवं सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के प्रावधान शामिल हैं। कई बार क्या रहता है कि कोई गरीब है, अगर उसका नाम आप देखते हैं कि सच में अगर उसने कुछ किया है या झूठा उसे फंसा दिया जाता है, तो उसे आप देखते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहती है कि वो अच्छा वकील कर सके, तो उसे आप देखते हैं कि क्या एक तरह से क्या रहना चाहिए, उसे कानूनी सहायता मिलना चाहिए। तो उन्हीं की बात होती है। वरना क्या क्या रहता है ना, कई बार वो सालों साल जेल में पड़ते रहते हैं, उनके केस का मालूम ही नहीं चलता है। भारत में जेलों से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं? भीड़भाड़ और क्षमता संकट। तो भारतीय कारागार व्यवस्था उल्लेखनीय जनसंख्या वृद्धि के कारण संकट में है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि देश भर में कई सुविधाओं में 131 अधिभोग दर दिसंबर 2022 के हिसाब से हो रही है। वर्ष 2021 में यह संकट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में सबसे अधिक तीव्र था, जहां कैदियों की संख्या 180% को पार कर गई और जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गया और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच सीमित हो गई और कैदियों के बीच संघर्ष की संभावना बढ़ गई। अब देखिए, जितनी वहां क्षमता नहीं, उससे ज्यादा कैदी भर रहे हैं आप उसमें। विचाराधीन कारावास और न्यायिक विलंब। तो विचाराधीन संकट भारत की न्यायिक प्रणाली की मूल विफलता को दर्शाता है। जेल सांख्यिकी भारत रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के 75.8% कैदी विचाराधीन है। इनके आप देखते हैं कि अभी फैसला नहीं हुआ है इनके मामले में। जैसा कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में उजागर किया गया कि नौकरशाही की अक्षमताओं के कारण भारतीय न्यायिक नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 479 जैसे प्रावधानों के तहत रिहाई के पात्र होने के बावजूद कई विचाराधीन कैदी जेल में बंद हैं। यानी कि आप देखिए, वो रिहाई हो सकती है उनकी, लेकिन एक तो उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, वो कोई व्यवस्था नहीं कर सकते एक तरह से, तो वो जेल में ही है। यह व्यवस्थित विफलता जेलों को दीर्घकालिक नजरबंदी केंद्रों में बदल देती है, जहां कानूनी सजा से पहले ही व्यक्तियों को दंडित कर दिया जाता है तथा कुछ विचाराधीन कैदियों को औपचारिक सजा के बिना ही या आप देखिए वर्षों तक जेल में रहना पड़ता है। कैदियों का पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। भारत की जेल प्रणाली पुनर्वासात्मक के बजाय मूलतः दंडात्मक बनी हुई है और जिसमें मनोवैज्ञानिक सहायता, कौशल विकास या फिर सामाजिक पुनः एकीकरण के लिए बुनियादी अवसंरचना अपर्याप्त है और व्यापक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव संस्थागत आघात का एक चक्र बनाता है और जिससे कैदियों में अवसाद, चिंता और संभावित पुनरावृत्ति की दर बढ़ जाती है। विभिन्न भारतीय अध्ययनों से पता चला है कि कैदियों में मानसिक बीमारियों की वर्तमान व्यापकता 21% से 33% तक है। दिव्यांग कैदियों पहुंच। तो विकलांग कैदियों की प्रणालीगत उपेक्षा भारत की सुधार व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार विफलता का प्रतिनिधित्व करती है। निपमैन फाउंडेशन द्वारा दिल्ली की प्रमुख जेलों में वर्ष 2018 की ऑडिट में अभिगम संबंधी गंभीर खामियां उजागर की गई, जिसमें गैर कार्यात्मक व्हीलचेयर, दुर्गम कोठरियां और शौचालय शामिल है, जो बुनियादी तौर पर मानवीय गरिमा से समझौता करते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 और नेल्सन मंडेला नियम 2015 में उचित व्यवस्था का प्रावधान किया गया, फिर भी क्रियान्वयन लगभग ना के बराबर है। यानी कि आप देखिए, कोई दिव्यांग है उसके हिसाब से वहां सुविधाएं नहीं है। हिरासत में हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन। हिरासत में हिंसा भारतीय जेलों में एक सतत और प्रणालीगत मुद्दा बनी हुई है तथा जवाबदेही के लिए संस्थागत तंत्र गंभीर रूप से कमजोर बना हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सन 2020-21 में बंदी गृह में 1850 से अधिक मौतों की सूचना दी, जो संस्थागत दंड मुक्ति की संस्कृति को उजागर करती है। तमिलनाडु के सथानकुलम में बंदी गृह में हुई मौतों, उनके मुठभेड़ों जैसे हाल के चर्चित मामलों में ने संस्थागत हिंसा की गहरी जड़ें जमाए बैठी संस्कृति को भी उजागर किया है। जाति आधारित भेदभाव। तो जेलों के भीतर जाति आधारित भेदभाव एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, जो सीमांत समुदाय के कैदियों के उपचार और पुनर्वास को प्रभावित करता है। सर्वोच्च न्यायालय हाल में ही
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय जेलों में जाति आधारित पृथक्करण प्रथाओं के खिलाफ फैसला सुनाया, उन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस ऐतिहासिक निर्णय के बावजूद क्रियान्वयन एक चुनौती बनी हुई है, जो इस कैदियों की गरिमा और अधिकारों को कमजोर करती है। अब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर दे, अगर उन्हें जमीनी स्तर पर लागू नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या मतलब रहेगा, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और लिंग विशिष्ट मुद्दे, महिला कैदियों को विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें जेल सुधार के बारे में चर्चाओं में प्रयास नजरअंदाज कर दिया जाता है। जेलों में बंद 23,772 महिलाओं में से 18,146 यानी 76.3% विचाराधीन है। इनके मामले में अभी विचार चल रहा है। रिपोर्टों से पता चलता है कि महिला कैदी विशेष रूप से कारागार कर्मचारियों और पुरुषों कैदियों दोनों से यौन दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न का शिकार होती हैं। कई बंदी गृहों में महिला गार्डों की अनुपस्थिति इस समस्या को और बढ़ा देती है, और जिससे महिलाओं को दुर्व्यवहार के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा या फिर सहारा नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त जेलों में गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त उचित पेशापूर्ण देखभाल और सहायता सेवाओं का अभाव रहता है, जो महिला कैदियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रणालीगत विफलता को उजागर करता है। ये समस्याएं हैं, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। मुख्य परीक्षा में आपसे पूछ लेगा। जेल सुधार से संबंधित प्रमुख न्यायिक घोषणाएं क्या है? हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि निर्धन आरोपी व्यक्तियों को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। चार्ल्स शोभराज बनाम सेंट्रल जेल अधीक्षक। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी जेल में बंद होने मात्र से उसके मौलिक अधिकारों को नहीं छीना जा सकता है। जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखना मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1978। इस मामले में यह पुष्टि की गई कि कैदियों को उनके मौलिक अधिकार तब तक प्राप्त हैं जब तक कि वे कारावास के साथ संघर्ष नहीं करते, और जिसमें क्रूर और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा भी शामिल है। राममूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य 1997। न्यायालय ने जेलों में भीड़भाड़, विलंबित सुनवाई और स्वास्थ्य की उपेक्षा और दुर्व्यवहार जैसी गंभीर मुद्दों पर ध्यान दिया तथा सरकार से सुधार लागू करने का आग्रह भी किया। भारत की जेल प्रणाली में सुधार के लिए कौन कौन सी रणनीति अपनाई जा सकती है? बुनियादी अवसंरचना और सुगमता सुधार। तो जुलाई 2024 के गृह मंत्रालय के सुगमता दिशा निर्देशों को लागू किया जा सकता है, जिससे जेल के बुनियादी अवसंरचना के लिए सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धांतों का निर्माण हो सके, जो दिव्यांग कैदियों के लिए उपयुक्त हो। मॉड्यूलर जेल डिजाइन विकसित किए जाने चाहिए, जिससे कुशल स्थान उपयोग के माध्यम से भीड़भाड़ को कम किया जा सके और विभिन्न कैदी श्रेणियों के लिए अलग अलग क्षेत्र बनाए जा सके। क्या किया जा सके? अलग अलग क्षेत्र बनाए जा सके। और संधारणीय जेल अवसंरचना में निवेश किया जाना चाहिए, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा, अवशिष्ट प्रबंधन और पारिस्थितिकी पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हों। महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांग कैदियों सहित कमजोर आबादी के लिए विशेष आवास इकाइयां बनाई जानी चाहिए। बहुउद्देशीय स्थान विकसित किए जाने चाहिए, जो शिक्षा, कौशल विकास और मनोवैज्ञानिक परामर्श की सुविधा प्रदान कर सके। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और कानूनी सहायता। प्रौद्योगिकी सक्षम मामला प्रबंधन प्रणालियों और विशिष्टीकृत फास्ट ट्रैक अदालतों के माध्यम से मुकदमों में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यापक न्यायिक सुधार रणनीतियों को लागू किया जाना चाहिए। प्रत्येक 30 कैदियों के लिए एक वकील की न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय समिति की सिफारिश को अपनाया जाना चाहिए, और जिससे एक सुदृढ़ कानूनी सहायता तंत्र तैयार हो सके, जो विचाराधीन कैदियों के लिए सार्थक कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सके। बाबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1978 के सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हुए अग्रिम जमानत तंत्र का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि अनुपातिक सजा वैकल्पिक प्रदान करते हुए न्यायिक लंबित मामलों को कम किया जा सके। व्यापक पुनर्वास और कौशल विकास। तो आप देखिए, अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक कार्यक्रम और मनोवैज्ञानिक परामर्श को लागू करके जेलों को दंडात्मक संस्थानों से पुनर्वास केंद्रों में बदलने की आवश्यकता है। उद्योगों के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी विकसित किया जाना चाहिए, ताकि जेल आधारित कौशल विकास कार्यक्रम बनाए जा सके, जो रिहाई के बाद रोजगार के अवसरों की गारंटी दे सके। एक विशेष भारतीय कारागार एवं सुधार सेवा बनाने के लिए मुल्ला समिति की सिफारिश को लागू किया जाना चाहिए, जो जेल कर्मचारियों के लिए पुनर्वास उन्मुख प्रशिक्षण पर जोर देती है। संस्थागत आघात से निपटने और पुनरावृत्ति को कम करने के लिए अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य जांच, परामर्श और निरंतर मनोवैज्ञानिक सहायता कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। प्रौद्योगिकी सक्षम जेल प्रबंधन। एक व्यापक जेल प्रबंधन सूचना प्रणाली बनाना चाहिए। परामर्श, संस्थागत रिकॉर्ड बनाए रखते हुए कैदियों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षित डेटा प्रबंधन प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल केस ट्रैकिंग प्रणाली विकसित किया जाना चाहिए, जो विचाराधीन अवधि पर नजर रखे तथा उचित समय सीमा से अधिक समय तक लंबित मामलों के लिए स्वचालित रूप से समीक्षा तंत्र सक्रिय करे। मामलों की जटिलता का पुनर्मान
पूर्वानुमान लगाने और न्यायिक संसाधन आवंटन को अनुकूल करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का लाभ उठाया जाने की आवश्यकता है। और विशेष स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टेलीमेडिसिन अवसंरचना का विकास किया जाना चाहिए, विशेष रूप से दूर दराज के स्थानों पर या सीमित चिकित्सा सुविधा वाले कैदियों के लिए। पारदर्शी संस्थागत निगरानी, एक स्वतंत्र जेल लोकपाल की स्थापना की जानी चाहिए जिसके पास अघोषित निरीक्षण, मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करने और आप देखेंगे कि प्रणालीगत सुधारों की सिफारिश करने की शक्ति हो। और जेल की स्थिति, पुनर्वास के आंकड़ों और संस्थागत चुनौतियों का विवरण देने वाले त्रैमासिक सार्वजनिक रिपोर्ट अनिवार्य की जानी चाहिए। ये सुधार बताए जा रहे हैं, उपाय बताए जा रहे हैं। संस्थागत कदाचारों की रिपोर्ट करने के लिए जेल कर्मचारियों कैदियों के लिए एक व्यापक मुखबिर सुरक्षा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। विशिष्ट कैदी प्रबंधन दृष्टिकोण, विभिन्न कैदी श्रेणियों के लिए लक्षित हस्तक्षेप रणनीति विकसित किया जाना चाहिए और जिसमें पहली बार अपराध करने वालों, दीर्घकालिक कैदियों और संभावित कट्टरपंथीकरण जोखिम वाले लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल हों। और आप देखिए, महिलाओं और बाल अपराधियों के लिए विशेष सहायता हेतु कृष्णा अय्यर समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए, जिसमें लिंग संवेदनशील बुनियादी अवसंरचनाओं तथा पुनर्वास दृष्टिकोण शामिल हो सके। बाकी इतनी जानकारी आप लोग रखिएगा, अगर कहीं क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो जवाब आप लोग जरूर दे पाएंगे। अब कोई आपका सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।